वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी क्यों जाती है और होती क्या है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर के किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक आपके पास कोई मैटर है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, ये स्टडी करना ही क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या फायदा होता है, हमें क्या मिलता है? देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मैटर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है तो हम ये पता लगाते हैं किस तरीके की इंटरेक्शन थी, और उस इंटरेक्शन के बलबूते हम ये जानते हैं कि उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो अरेंज है, किससे कौन अटैच है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों, इसके अलावा कोई और मेथड क्यों नहीं? देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी आने से पहले हमारे पास जो मेथड थे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के, वो यही थे कि आपके पास कंपाउंड ए है, उसे किसी नॉन कंपाउंड बी से रिएक्ट करवा के देखो, अगर उसकी रिएक्शन किसी पर्टिकुलर वे में हुई तो ऐसा स्ट्रक्चर है, किसी दूसरे वे में हुई तो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर नहीं हुई तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन बेसिस पे। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपके कंपाउंड ए का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सब चीजों से हम पता लगाते थे कि जो कंपाउंड है आपका उसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इस सारे काम के अंदर जो कंपाउंड था, एक तो उसका अमाउंट ज्यादा चाहिए होता था, दूसरा वो रिएक्ट ही हो जाता था। ठीक है, यानी कंज्यूम हो जाता था, जिससे हम ये सब करते होते थे, और बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलती भी नहीं थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करेगी, और मैक्सिमम टाइम, अगर मैं मास स्पेक्ट्रोमीटरी को छोड़ दूं तो मैक्सिमम टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें बहुत कम तो अमाउंट चाहिए मैटर का, बहुत कम अमाउंट चाहिए, और साथ के साथ जो हमने लिया है वो एज इट इज हमें मिल जाएगा, वो डिकम्पोज भी नहीं होगा। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं, इनकी वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा पॉपुलर हुई। और दूसरा, इंफॉर्मेशन जो ये देती है, ये बहुत वाइड इंफॉर्मेशन देती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। यहां जो केमिकल रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती थी वो कम थी, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही इंफॉर्मेशन देती है। बहुत सारी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, वो अपने अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है और किस बेसिस पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग अलग मानते हैं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से क्यों इंटरेक्ट करती है, सबसे पहली बात तो यही है। मैटर से इंटरेक्ट कब करेगी? जब मैटर में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कोई चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक वेक्टर होगा। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेक्टर हैं, यहां पे ई वेक्टर और यहां पे बी वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। यानी कि अगर वेव यहां से उस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर अप एंड डाउन हो रहा होगा और मैग्नेटिक वेक्टर फ्रंट एंड बैक हो रहा होगा। तो ये क्या है, दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर है वेव के पास और मैटर के पास है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरीके से इस इलेक्ट्रिक वेक्टर से इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से इलेक्ट्रिक वेक्टर इस मैटर से इंटरेक्ट करेगा, उस बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर मैं एनएमआर की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक के बजाय मैग्नेटिक वेक्टर से काम लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, कोई भी वेक्टर लिया जाए, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती है, डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, जनरल जो आपका एक टाइप के कंपाउंड हैं,
मान लिया इथेनॉल की मैं होमोलोगस सीरीज ले रहा हूं जैसे एल्कोहल की, तो अलग अलग एल्कोहल भी सेम टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं पुराने वाले मेथड से, लेकिन अगर आप उसकी ले स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग पता लग जाएगा कि ये फला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफर कर सकती है, वेवलेंथ भी डिफर कर सकती है, यानी कि किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई वेवलेंथ और कोई फ्रीक्वेंसी यूज हो रही, किसी दूसरे में कोई और। तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, या तो वेवलेंथ के अबाउट अरेंज करें या फ्रीक्वेंसी के अबाउट। कैसे, सपोज करो हम इस तरीके से वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाते हैं। कैसा चार्ट, मान लिया यहां पे वेवलेंथ कम है तो उस साइड जाएंगे वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। और अगर यहां पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जहां वेवलेंथ ज्यादा वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर मैं हायर वेवलेंथ की बात करूं, तो हायर वेवलेंथ वाली जो है वो होती है रेडियो वेव, 10 टू पावर -5 मीटर जो जिनकी जो है वेवलेंथ होती है। उसके बाद 10 टू पावर -6 मीटर वाली को बोलते हैं हम माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, उसके बाद हम आगे चलते हैं, माइक्रो के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, विजिबल। विजिबल के अंदर क्या होता है, विबग्योर होता है, जो कलर हमें दिखाई देते हैं, जो देखने में काम आता है हमारे, विजिबल। विजिबल के बाद आता है यूवी। यूवी से ज्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आता है एक्सरे। एक्सरे के बाद आती है गैमा एंड कॉस्मिक रेज। गैमा एंड कॉस्मिक रेज। अब ये देखो, जो विजिबल रीजन है वो है 400 से 800 नैनोमीटर। 400 से 800 नैनोमीटर। आईआर के भी हम बेसिकली दो पार्ट मानते हैं, एक है नियर आईआर, एक है फार आईआर। नियर किसके नियर, विजिबल के नियर वाला जो आईआर है वो नियर आईआर, और जो विजिबल से दूर वाला रह गया वो फार आईआर। इसी तरीके से यूवी में भी जो विजिबल के नजदीक वाला है उसको नियर यूवी या फिर अकेला यूवी बोल देते हैं, और जो थोड़ा सा दूर रह गया यूवी का पार्ट, जो विजिबल से थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में, उसको बोलते हैं वैक्यूम यूवी। उसको बोलते हैं वैक्यूम यूवी। तो अगर वेवलेंथ वहां कम हो रही है, यानी वेवलेंथ वहां बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो एनर्जी भी घट रही होगी। हर वेव की देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसकी होती है, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहां एनर्जी भी ज्यादा, यहां फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। अब इसके अंदर से देखो, अगर हम यूवी और विजिबल रीजन के लिए स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम आईआर रीजन वाली वेव्स का यूज करके स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, तो आईआर स्पेक्ट्रा अगर हम एक्सरेज से देख रहे हैं तो एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है, एक्सआरडी। और अगर हम रेडियो वेव से ले रहे हैं तो वहां पे क्या है, एनएमआर। एनएमआर के अंदर क्या होता है, एक्चुअली में मैग्नेटिक वेक्टर काम में ला जाता है, तो वो एनएमआर। यानी कि इसके जो अलग अलग रीजन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उसमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे या फिर कौन सी वेव हो रही है उसके बेसिस पे हमारी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन देती है। एनएमआर बताता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, भाई एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन कहां से कहां अटैच है, सपोज सी डबल बॉन्ड सी, यहां हाइड्रोजन, यहां मिथाइल, यहां C2H5 और यहां पे C3H7। तो एनएमआर इन सारे हाइड्रोजन को अलग अलग बता देगा कि ये वाला हाइड्रोजन ऐसा है, ये इसके साथ यहां अटैच है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन है, एनएमआर देता है, ठीक है। आईआर क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कि सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे कोई कीटोन है, या CHO इस तरीके से है, या फिर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH क्या है या नहीं है। ये सब चीजें कौन बताता है आपको, आईआर बताता है।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कि नहीं है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है कि नहीं है, टर्मिनल हाइड्रोजन है कि नहीं है, वो सब चीजें क्या है, आईआर बताता है। ठीक है, उसके बाद आगे यूवी विजिबल। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या बताता है, कंजुगेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे कैसे कंजुगेट कर रहा है, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस तक कंजुगेशन जा रही है, कितने ग्रुप्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन कौन बताता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। एक्सरे किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। गैमा रेज किस लिए यूज करते हैं, मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से, तो उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर गैमा रे डाल के देखते हैं, न्यूक्लियस पे गैमा रे डालते हैं, तो वो क्या है, गैमा रे का यूज करके है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग रीजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं और हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये तो होगी अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली होता क्या है, देखो दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सेकंड होती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि मैटर ने कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं कि मैटर ने कौन सी फ्रीक्वेंसीज इमिट की हैं। देखते हैं मॉड्यूल, देखते हैं कि किस तरीके से जो आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करते हैं। आपकी जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब देखते हैं ये क्या कैसे कैसे हैं, एब्जॉर्प्शन कौन सी है, इमिशन कौन सी है। आपके पास सपोज कि एक सोर्स ऑफ लाइट है या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वहां से आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल के आ रही हैं। आपने क्या किया, पता किया कि कौन सी यहां पे कौन सी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हैं, और यहां पे आपने क्या किया, सैंपल रख दिया। एक यहां पे डिटेक्टर लगा हुआ है और एक यहां पे डिटेक्टर लगा हुआ है। हमने देखा कि जो सोर्स है उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी छोड़ी है, और यहां पे हमने देखा कि यहां पे बीच में रख दिया सैंपल। अब सैंपल कुछ को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां पे जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जाएंगी वो इसके मुकाबले तो कम ही होंगी। मान लिया 50 टाइप की फ्रीक्वेंसी है वो भेजी है, 50 टाइप, ये तो एज इट इज बता दिया भाई, हाँ 50 टाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई, और यहां से जब पास हुई तो सैंपल ने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब कर ली। जब एब्जॉर्ब कर ली तो हो सकता 48 टाइप की फ्रीक्वेंसी तो गई हो, 2 टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब कर ली हो आपके इस मटेरियल ने, इस सैंपल ने। तो ये जो आपस में सिमुलेशन के बाद हमें बताएगा, ये बताएगा कि कौन सी ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हैं जो यहां तो थी और यहां नहीं थी। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि आपका जो सैंपल था उसके अंदर कोई एनर्जी लेवल इस वैल्यू पे था, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, वो एक्साइट हो गया, तो कितना गैप था यहां इसके बीच में, वो गैप था जो वाली इसने एब्जॉर्ब की है ना इस सैंपल ने, वो बता देगा। और अगर हमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस पता लगता है तो हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, देखो आपके पास एक सैंपल है, इस सैंपल को आप क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। आप इसको एक्साइट कर दो किसी तरीके से, हीट करो, कोई रेडिएशन दो, जैसे भी करके इस सैंपल को एक्साइट करो। इस सैंपल के एक्साइट होने के बाद जो इससे रेडिएशन निकलेंगी उनका पता लगाओ कौन सी रेडिएशन निकली। अब आपने एक्साइट किया, ये हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच गया, यहां से जैसे ये डी एक्साइट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी उसको आप ऑब्जर्व करो कि कौन से वाली फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जिस एनर्जी का गैप उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूल के अंदर था। तो ये क्या है, दो तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। हमारा जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखो एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली 3 लॉ है। पहला लॉ है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ, बियर्स लॉ क्या कहता है, बियर्स लॉ पहले आया था। जो बियर्स लॉ है वो कहता है कि जब भी आपने कोई सैंपल, कोई भी लिक्विड सैंपल रखा
किसके पाथ में, मोनोक्रोमेटिक लाइट के पाथ में कोई लिक्विड सैंपल रखा, तो जो एब्जॉर्बेंस होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे। एब्जॉर्बेंस डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे कि कंसंट्रेशन क्या है इस सैंपल की। कंसंट्रेशन क्या है इस सैंपल की, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। आपके पास सोलवेंट ऐसा हो जो उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब ना करता हो जो आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है, और आपका जो सोल्यूट है वो एब्जॉर्ब करता हो, तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतनी ही ज्यादा तो एब्जॉर्बेंस होगी। यानी कि एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। सेकंड जो ला आया वो था लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स ने एक लॉ दिया था। लैम्बर्ट्स लॉ क्या था, वो था किसी भी तरीके के मैटर के लिए, जो जनरली सॉलिड की बात करें हम, किसी भी मैटर के लिए जो एब्जॉर्बेंस होगी वो डिपेंड करेगी कि कितनी पाथ लेंथ है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की। कैसे कि आपके पास जो ये सैंपल है, अगर मैं यहां से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहा हूं, यहां से पाउस आउट हो रही है, तो ये कितना एब्जॉर्ब करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पाथ लेंथ के, इस पाथ लेंथ के। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाथ लेंथ के। लेकिन कोई भी एक लॉ पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, तो इन दोनों लॉ को कंबाइन किया जाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ या फिर लैम्बर्ट बियर्स लॉ। उसके अंदर क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। यानी कि जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के भी और एल के भी। एब्जॉर्बेंस को लिखते हैं हम लोगरिथम आई नॉट अपॉन आई। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बनेगा लॉगरिथम आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन क्या है यहां पे, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट। अभी देखते क्या है, देखो आई नोट क्या है, वो इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी सोर्स ने दी। आई नोट इज द इंटेंसिटी गिवन बाय द सोर्स, तो आई नोट तो ज्यादा होगी। कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, किसने एब्जॉर्ब किया, सैंपल ने। सैंपल ने एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी बाहर निकली, यहां से जो जा रही थी वो आई नोट थी, जो बाहर निकल रही थी वो आई थी। यहां से जो जा रही थी वो आई नोट थी, और जो आई है वो बाहर निकल रही थी। एब्जॉर्ब करने वाला पाथ एब्जॉर्ब नहीं करता है, कौन करता है, मैटर एब्जॉर्ब करता है। तो ना तो यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी लॉस है, ना यहां पे कोई इंटेंसिटी लॉस है। इंटेंसिटी का लॉस कहां है, एब्जॉर्प्शन में है। तो आई नोट अपॉन आई जो होगा, आई नोट बड़ी वैल्यू, आई क्या है, छोटी वैल्यू। आई नोट बड़ी वैल्यू, आई एक छोटी वैल्यू, तो बड़ी बटे में छोटी क्या होगी, एक बड़ी वैल्यू होगी, एक से बड़ी वैल्यू होगी। तो जो एब्जॉर्बेंस वो क्या है, log ऑफ आई नोट अपॉन आई, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यूनिट कंसंट्रेशन के लिए, यूनिट पाथ लेंथ से यूनिट कंसंट्रेशन हो, आपने जो सैंपल लिया है इसके अंदर उसी कंसंट्रेशन यूनिटी हो, और पाथ लेंथ जो है वो भी यूनिटी हो, तो जो एब्जॉर्बेंस है, जो एब्जॉर्बेंस है ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन के इक्वल होगी। तो एप्सिलॉन एक्चुअली में क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन, वो क्या है, इप्सिलॉन है। ठीक है, इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। अब एक टर्म आती है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस कितना होगा, एब्जॉर्प्शन की उल्टी चीज होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कितना एब्जॉर्ब किया, ट्रांसमिटेंस का मतलब है कितना ज्यादा पास किया। तो जो ट्रांसमिटेंस है वो किससे प्रेजेंट होगा, जो एब्जॉर्प्शन में टर्म आई थी उसका इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट किया तो क्या आया, आई अपॉन आई नोट आया। इट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। और ट्रांसमिटेंस परसेंटेज की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ट्रांसमिटेंस आया 100, इसका मतलब क्या हो गया, आई नोट इक्वल टू आई, यानी कि जितनी सैंपल के अंदर जा रही है इंटेंसिटी, उतनी इंटेंसिटी बाहर आ रही है, मतलब सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया। यानी ट्रांसमिटेंस 100 का मतलब क्या है, आई एंड आई नॉट आर
इक्वल, और अगर इक्वल नहीं हुई, अगर इक्वल नहीं हुई तो आई क्या हो जाएगी, कम होगी। आई कम होगी तो 100 से वैल्यू कम आएगी। इफ ट्रांसमिटेंस इज लेस देन 100 देन देर इज सम एब्जॉर्बेंस बाय द सैंपल। तो ये टर्म है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिविटी। और हमने आज डिस्कस किया किसके बारे में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक चीजें हमने जानी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये हमने आज पढ़ा।